ये एक ऐसी कहानी है जिसकी हेडलाइन इतनी चौंकाने वाली और दुखद है कि आपको पुलिस जो आरोप लगा रही है उस पर यकीन करने के लिए इसे 2 बार पढ़ना पड़ेगा। ये 7 साल का लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। उसका वजन कथित तौर पर 255 पाउंड था। अब उसके माता पिता पर हत्या का आरोप लगाया गया है जब वो लड़का उनके घर में अचेत मिला था। 7 साल का एक लड़का सांस नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि वे सीपीआर शुरू कर रहे हैं। मेरे पास हाल ही में जारी पुलिस रिपोर्ट है जिसमें विस्तार से बताया गया है कि उस दिन क्या हुआ जब वो छोटा लड़का ऐसी परिस्थितियों में रह रहा था जिन्हें पुलिस ने बेहद भयानक बताया और कहा कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लॉ एंड क्राइम की इस प्रस्तुति में हम इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। 55 पाउंड। सच कहें तो यह वजन वयस्क मानकों के हिसाब से भी भारी माना जाता है, लेकिन एक 7 साल के बच्चे के लिए आप खुद से बार बार यही सवाल करते हैं, ये कैसे संभव है? 7 साल के लड़के का औसत वजन 50 से 55 पाउंड होना चाहिए। 7 साल के कैस्पर ओब्राइन को सिर्फ उनकी मौत के तरीके और उनकी मौत के समय उनके वजन के लिए ही नहीं जाना जाना चाहिए, जिसने इसे एक राष्ट्रीय खबर बना दिया है, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा के लिए जाना जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि 7 साल के कैस्पर ने अपने जन्म के पल से ही अपनी जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। उनके परिवार का कहना है कि उन्हें ऑटिज्म था और वे बोल नहीं पाते थे, लेकिन उनका शोक संदेश, और ये महत्वपूर्ण है, उसमें लिखा है कि कैस्पर एक होशियार, प्यारे बच्चे थे, जिनकी खुश मिजाज आत्मा ने उनके आसपास के हर व्यक्ति को छू लिया था। उस शोक संदेश में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें लिखा है कि उनके माता पिता जेसिका और डेमियन अभी जीवित हैं, और संदर्भ ये है कि वो शोक संदेश कैस्पर के 4 नवंबर 2025 को गुजरने के तुरंत बाद लिखा गया था। और तब से बहुत कुछ बदल चुका है, क्योंकि अब जेसिका और डेमियन पर नन्हे कैस्पर की हत्या का आरोप है। आपने शायद इस कहानी की सुर्खियां पहले ही देख ली होंगी, खासकर वो संख्या 255 पाउंड, और ये सवाल कि ये कैसे संभव था। लेकिन हमारे पास जो पुलिस रिपोर्ट है, जिसे मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, उसमें ऐसे विवरण हैं जो इस कहानी को और भी ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि जब पुलिस घर पहुंची तो कथित तौर पर कैस्पर के माता पिता ने क्या कहा और उनके कथित बहाने क्या थे। सिर्फ घर की हालत ही नहीं, बल्कि उनके 7 साल के बेटे की सेहत भी। ये गंभीर स्थिति है। 7 साल का लड़का सांस नहीं ले रहा। उसकी हालत नाजुक है। वे सीपीआर शुरू कर रहे हैं। E26 और रॉकलैंड डाउनटाउन। उस दिन नवंबर की सुबह पुलिस को मिशिगन के जेनेसी टाउनशिप, खासकर फ्लिंट टाउनशिप के घर में बुलाया गया था। और जब आप इस पुलिस दस्तावेज को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि अधिकारियों को सच में अंदर जो उन्होंने देखा उसे सही तरीके से बयान करने के लिए शब्द ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हमें 4 नवंबर को जेनेसी काउंटी से आई वो कॉल मिली जिसने अधिकारियों को ओब्रायन के घर भेजा था। अब घर में कैस्पर सांस नहीं ले रहा था। पुलिस के अनुसार वे सुबह 9 बजे से पहले पहुंचे। जेसिका ओब्राइन ने बताया कि कैस्पर 8:30 बजे सांस ले रहा था, लेकिन 15 मिनट बाद जब वो देखने गई तो वो सांस नहीं ले रहा था। इसलिए उसने 911 पर कॉल की। घर में घुसने वाले पहले अफसरों में से एक ने लिखा, मैंने भारी जमा देखा। पूरे घर की फर्श पर कचरा था। ये इतना था कि मैं नहीं बता सका वहां कालीन है या लकड़ी का फर्श। मैंने ये तब महसूस किया जब आप पढ़ रहे थे। ये 16 पन्नों की पुलिस रिपोर्ट है, और प्रत्येक विवरण में मेरा ख्याल है लगभग 5 अधिकारियों ने लिखा है कि उस दिन उन्होंने क्या देखा। उन्हें सच में बहुत मुश्किल हुई शब्द ढूंढने में, ताकि वे बता सकें कि जब वे इस घर में गए तो उन्होंने क्या अनुभव किया। एक अधिकारी ने लिखा, ये निवास स्थान बेहद घिनौना था, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। एक अन्य अधिकारी ने कहा, मुख्य दरवाजे से अंदर जाते ही मैंने देखा कि लिविंग रूम पूरी तरह से कचरे से भरा हुआ था, जिसमें कई सारे कचरे के बैग एक के ऊपर एक रखे हुए थे। फिर एक अधिकारी के बयान के सारांश में लिखा गया है, उद्धरण है, यह निवास स्थान अत्यधिक अव्यवस्थित और अस्वच्छ था, जिसमें हर जगह बहुत सारा कचरा और मल फैला हुआ था, जिससे बहुत तेज और बदबूदार गंध आ रही थी। इसके अलावा घर में काफी कीड़े मकोड़े थे। घर पूरी तरह अस्त व्यस्त था, और ये कहना भी कम होगा। अंदर पुलिस के अनुसार कचरे में रास्ता बनाते हुए उन्हें कैस्पर ओब्राइन मिला, जो प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था।
बताया गया है कि उस पर सीपीआर किया जा रहा था, कैस्पर के परिवार के सदस्य, खासकर उसके चाचा द्वारा। पुलिस कैस्पर को अस्पताल ले जाती है और दोपहर से पहले उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। स्थानीय मेडिकल एग्जामिनर के मुताबिक कैस्पर की मौत डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी से हुई। मैंने इसके बारे में जानकारी ली। मैं जाहिर है डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ का कहना है कि यह एक हृदय रोग है और यह उन लोगों से जुड़ा होता है जो मोटापे से जूझ रहे होते हैं। और मेरी समझ के अनुसार आपका दिल बड़ा हो जाता है और ये इतना ज्यादा फैल जाता है कि वो प्रभावी रूप से खून पंप नहीं कर पाता। कैस्पर का दिल इतना कमजोर हो गया था कि वो काम नहीं कर सका। अब पुलिस ने जेसिका और डेमियन ओब्रायन से अलग-अलग पूछताछ की और जो आरोप लगाए गए हैं उनके आधार पर आप घर की हालत और उनके बेटे की सेहत के लिए बहुत सारे बहाने सुनते हैं। वैसे उनकी एक 5 साल की बेटी भी है जिसे घर के अंदर पाया गया था। पुलिस का आरोप है कि उसके नाखून गंदे थे, बाल उलझे थे और उसे जोरदार खांसी थी, जिससे पुलिस को उसकी सेहत की चिंता हुई। और जब आप सोचते हैं कि घर के अंदर से जो विवरण मिल रहे हैं उसके हिसाब से हवा में क्या-क्या हो सकता था, तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। ओब्रायन परिवार द्वारा बताई गई कैस्पर की रोजमर्रा की कहानी दिल दहला देने वाली है। जेसिका ने जांचकर्ताओं को बताया कि कैस्पर चल सकता था, लेकिन वह रोज 12 घंटे बिस्तर पर रहता था। तो सच कहें तो वो दिन का ज्यादातर समय बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। उसकी मां ने पुलिस को बताया कि कैस्पर रोज एक बड़ा पैकेट चिप्स, बड़ी फ्रेंच फ्राई, आइस नाम का मीठा कार्बोनेटेड पानी और सेब का जूस खाता था। जेसिका ओब्रायन ने कहा कि कैस्पर सिर्फ खाना चाहता था क्योंकि उसे अनडायग्नोज्ड ईटिंग डिसऑर्डर था। याद रखिए, कैस्पर 7 साल का है और बोल नहीं सकता। अब पुलिस का कहना है कि 2 साल से डॉक्टर को नहीं दिखाया गया और आरोप है कि जेसिका ने कैस्पर को डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन वे यह भी कहते हैं, और यह तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप सोचते हैं कि आपराधिक मामला कैसे आगे बढ़ सकता है। उनका आरोप है कि वो ऐसा कर सकती थी और हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि ये सब में यह कैसे मायने रखता है। अब रिपोर्ट के मुताबिक कैस्पर ने लगभग 6 महीने तक नहाया नहीं था। उसके पिता ने बताया कि वो उसे हफ्ते में 3 बार वाइप से साफ करते थे। कैस्पर को पानी पसंद नहीं था, हालांकि उनके पास शावर था। ये एक और उदाहरण है जिसे किया जा सकता था और संसाधन थे, पर पुलिस के अनुसार नहीं किया गया। पुलिस ने बताया कि अस्पताल में कैस्पर की जांच के दौरान जो मिला वो बेहद परेशान करने वाला था। इसलिए बताने से पहले मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। पुलिस के मुताबिक कैस्पर के मृत घोषित होने के बाद जिस बैग में उसे रखा गया उसमें अजीब गंध थी, जो सड़ते शरीर की नहीं बल्कि खराब स्वच्छता, गंदगी और शायद संक्रमण की गंध थी। उद्धरण से लगता है कि कैस्पर को काफी समय से नहीं नहलाया गया था। कैस्पर के पूरे शरीर पर गंदगी, मृत त्वचा और अज्ञात जमाव देखा गया। कैस्पर के लंबे बाल थे जो बहुत गंदे और उलझे हुए थे, जिससे साफ था कि उन्हें काफी समय से कंघी नहीं की गई थी। कैस्पर के नाखून बहुत लंबे, अनदेखे और गंदे थे। कैस्पर की त्वचा की सिलवटों और बगल की जांच करने पर अधिकारी लिखते हैं, मैंने लालिमा और खुले घाव देखे जो संक्रमित लग रहे थे और प्रभावित क्षेत्रों के चारों ओर सूजन और लालिमा थी। इसमें यह भी लिखा है, उद्धरण, मैंने अब तक अपने जीवन में देखे गए सबसे बुरे खुले घाव और चकत्ते देखे। कैस्पर का डिस्पोजेबल ब्रीफ डायपर सूखे मल और पेशाब से गंदा था। कैस्पर का ब्रीफ हटाने पर उसकी टांगों, जांघों और नितंबों के पिछले हिस्से में गहरे लाल चकत्ते और संक्रमित खुले घाव थे, जिनके आसपास सूजन और लालिमा थी। अब ये चोटें और कैस्पर की कथित हालतें ये एक रात में नहीं होती। मैं आपको यह एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये हमें जेसिका ओब्रायन के फेसबुक पेज पर मिली 2022 की तस्वीर है। ये साफ नहीं है कि इस घर की हालत इतनी खराब कैसे हुई। जैसे आप वह कैस्पर को देख सकते हैं, जाहिर है वो बड़ा बच्चा था, लेकिन उसकी मौत के समय उसका वजन पुलिस के अनुसार लगभग 255 पाउंड था। डेमियन ओब्रायन के पिता ने पुलिस को बताया कि उन्हें लगा उनका बेटा 170 पाउंड का था, जो 7 साल के बच्चे के लिए काफी ज्यादा है। फिर भी 255 पाउंड वही वजन है जो पुलिस ने उसकी मौत के वक्त बताया। पुलिस की कहानी में मैंने एक और खास बात नोटिस की। जेसिका ओब्रायन ने उन्हें बताया कि परिवार के एक कुत्ते को कैस्पर की मौत से एक रात पहले स्ट्रोक आया था और वो उस सुबह उठी ताकि वेट के पास अपॉइंटमेंट ले सकें। इस बारे में सोचिए, उसके कुत्ते को कथित स्वास्थ्य समस्या थी। सबसे पहले वो कुत्ते के लिए डॉक्टर को कॉल करती हैं, जबकि उनके बेटे ने
2 साल से डॉक्टर नहीं देखा था। पुलिस ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कैस्पर के बाल रोग विशेषज्ञ कौन हैं। कैस्पर को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं थीं, लेकिन जेसिका और उनके पति खुद डॉक्टर के पास ज्यादा जाते थे। अदालत के रिकॉर्ड में लिखा है कि जेसिका ने कहा कि वो और डेमियन अक्सर डॉक्टर के पास जाते थे और उनकी सबसे हाल की अपॉइंटमेंट उनके बेटे की मौत से 1 महीने पहले थी। इसके अलावा वो कहती हैं कि डेमियन की नौकरी जो आईटी में थी, उसमें अच्छे स्वास्थ्य लाभ थे और सिर्फ 20 की कोपे थी। अब जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने बोल नहीं पाने वाले ऑटिस्टिक बेटे को डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गईं, तो पुलिस का कहना है कि असुविधा ही वजह थी। उन्हें यह पसंद नहीं था कि उन्हें जाकर लंबे समय तक वेटिंग रूम में बैठना पड़ेगा, फिर डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और फिर 5 मिनट बाद डॉक्टर कह देंगे कि उनका बेटा ठीक है। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें डॉक्टरों पर भरोसा नहीं, क्योंकि एक डॉक्टर ने उनका यौन शोषण किया था। देखिए, मैं ऐसा नहीं हूं जो ये इनकार करे कि ऐसा कुछ कभी हुआ या नहीं। ये स्पष्ट नहीं है कि यह सच है या नहीं। लेकिन अगर ये सच भी है, तो याद रखिए, उसने अपने बेटे की मौत से ठीक 1 महीने पहले डॉक्टर को दिखाया था। कैस्पर की मौत नवंबर में हुई थी और कई महीनों तक जांच चलती रही। फिर 23 जून को पुलिस ने जेसिका और डेमियन ओब्राइन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि डेमियन ने पुलिस से बात नहीं की और जब वे उसे उसके घर पर गिरफ्तार करने गए, तो उसने वकील की मांग की। जहां तक जेसिका की बात है, उसने जांचकर्ताओं से बात की थी। पुलिस ने पूछताछ में जेसिका को कैस्पर के शरीर की तस्वीरें दिखाईं। जेसिका ने कहा कि कैस्पर की पीठ के घाव सिर्फ 1 महीने से थे। वे पहले बोले कि घाव कुछ दिन पुराने हैं, फिर कहा कि उन्हें कैस्पर के शरीर पर चकत्तों के बारे में पता ही नहीं था। अब ये परिवार कथित तौर पर दावा करता है कि उन्होंने कैस्पर को वाइप से किसी तरह का स्नान कराया था। असल में वे कैस्पर को हफ्ते में कई बार वाइप से साफ करते थे, लेकिन जेसिका ने बताया कि उसे ये पसंद नहीं था, इसलिए वो बस जल्दी से उसका शरीर पोंछ देती थी। जेसिका ने कहा कि वह जितना चाहती थी, उतना नहीं पोंछ पाती थी। पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या वह बेटे की स्वास्थ्य समस्याओं से अनजान थीं। मैंने जेसिका से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा कि कैस्पर को कितनी तकलीफ थी? उसने जवाब दिया, नहीं, शायद मुझे सोचना चाहिए था। मैंने फिर जेसिका से पूछा, आप ऐसा क्यों कहती हैं? जेसिका ने जवाब दिया, अभी देखकर मुझे नहीं पता था कि ये इतना बुरा था। मुझे नहीं पता था कि ये इतना बुरा था। मैं डिप्रेशन में था। फिर मैंने बताया कि कैस्पर को 6 महीने से ज्यादा नहाने या शावर का मौका नहीं मिला। केवल हफ्ते में 2-3 बार गीले कपड़े से पोंछकर साफ किया जाता था। मैंने मेडिकल राय का सारांश पेश किया और जेसिका से पूछा, कैस्पर कितना चल फिर पाता था? जेसिका ने बताया कि कैस्पर चल सकते थे, लेकिन रोज करीब 12 घंटे बिस्तर पर रहते थे। फिर जेसिका से पूछा गया कि क्या उन्होंने और डेमियन ने कैस्पर की मेडिकल हालत पर कभी चर्चा की थी। जेसिका ने कहा, उस वक्त हम दोनों बिखर रहे थे। उसकी शराब की बुरी आदत और आपसी बातचीत भी नहीं हो रही थी। मैं बच्चों की देखभाल अकेले कर रही थी। वो कहती हैं, डेमियन को शराब की समस्या है। इसके अलावा उसने कथित तौर पर स्वीकार किया कि आर्थिक रूप से वे अच्छी स्थिति में थे, क्योंकि डेमियन अच्छी कमाई करता है और दोनों को अपनी डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर की पर्ची वाली दवाइयां मिलती हैं। तो आप देख रहे हैं कि उनकी हालत घर के अंदर संभाली जा रही है। लेकिन कथित तौर पर उनका बेटा, जिसका वजन 7 साल की उम्र में 255 पाउंड था, जो ऑटिस्टिक और बोल नहीं पाता था, उसे पुलिस के अनुसार मेडिकल देखभाल नहीं मिली। कैस्पर भी स्कूल नहीं गया, तो वो उन वयस्कों की नजरों से दूर था जो शायद समय रहते उसकी मदद कर सकते थे। कैस्पर के माता-पिता चाहते थे कि वो स्पेक्ट्रम पर बच्चों के स्कूल में पढ़े, लेकिन ये साफ नहीं है कि इसके लिए कोई कदम उठाया गया या नहीं। मिशिगन के अभियोजक कैस्पर के साथ जो हुआ, उसे सिर्फ बाल शोषण या उपेक्षा का मामला नहीं मानते। वे इसे हत्या बता रहे हैं। जेसिका और डेमियन पर द्वितीय श्रेणी की हत्या, यातना और द्वितीय श्रेणी के बाल शोषण के 3 आरोप लगे हैं। बाल शोषण के आरोपों में एक कैस्पर की 5 साल की बहन की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा है। हमने पहले ही बताया था कि पुलिस को उसकी चिंता थी और उन्होंने कहा था कि वो बहुत मोटी और गंदी थी। ओब्राइन्स के वकील 2 जुलाई को अदालत में पेश होने वाले हैं। कैस्पर की मौत के वक्त उसकी लंबाई 4 फुट 2 इंच और बॉडी मास इंडेक्स 71.7 था। सीडीसी के अनुसार 7 साल के बच्चे का बीएमआई 16 होना चाहिए। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ
रिटायर्ड डिटेक्टिव कमांडर विल वुल्सविलर हैं। मैं 255 पाउंड के बारे में सोचता हूँ और समझ नहीं आता कि जिन माता पिता का जिक्र हमारे पास मौजूद पुलिस रिकॉर्ड में है, वे ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ गलत नहीं हुआ। वे हैरान थे। मेरा मतलब है, आपके पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम किया है। आप जानते हैं, मेरा ख्याल है मेडिकल एग्जामिनर ने कहा कि ये कुछ सबसे बुरी घाव हैं जो मैंने कभी देखे हैं किसी शरीर पर, आप जानते हैं। और ये सब समझना वाकई बहुत मुश्किल है। अब ये सेकेंड डिग्री मर्डर केस बन गया है। आप इसे कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि ये एक उचित आरोप है और मुझे लगता है कि उनके पास ये आरोप दर्ज करने का तरीका था जब तक कि मेडिकल एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट और फैसले के साथ वापस नहीं आ गए। आ, 7 साल की उम्र में 255 पाउंड। ऐसा कैसे हो सकता है? सही है। तुम जानते हो, ये लगभग वैसा ही है जैसा दिमाग में आता है और इसके बारे में सोचना भी घिनौना है। दिमाग में आता है कि जैसे वो लोग गीज को खिलाते हैं जब वो फॉई ग्राउंड बनाते हैं। लगता है जैसे आप बच्चे के मुंह में जबरदस्ती खाना डाल रहे हैं। लापरवाही के आरोप लगाना आसान था। उन्हें बस एक बार जगह के चारों तरफ देखना था। जगह की हालत, वहां मिले दूसरे बच्चे की हालत, ये सब देखना आसान था। लेकिन सेकंड डिग्री मर्डर का आरोप लगाने के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनर पे इंतजार करना पड़ा और ये सही भी था। बिल्कुल 100%। और आप बस सोचिए, पुलिस रिपोर्ट्स में जो बात मुझे सबसे अलग लगी वो ये थी कि खासकर जेसिका ओब्राइन, जो मां हैं, उन्होंने कथित तौर पर माना कि उन्होंने पिछले महीने ही डॉक्टर को देखा था। उसने बताया कि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, $20 का कोपे है, क्योंकि उसके पति आईटी में अच्छी नौकरी करते हैं जिसमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। उसने कहा कि परिवार पर कोई आर्थिक दबाव नहीं था। ऐसा नहीं था कि आप कहें कि परिवार पर बुरा वक्त आ गया था। जैसे उसने कहा, पैसे आ रहे थे। और फिर उसने उसी सुबह बताया कि उसके कुत्ते को पिछली रात स्ट्रोक आया था और वो वेट को कॉल करने वाली थी। और ये ऐसा है कि यहाँ एक कुत्ते को स्वास्थ्य समस्या हो रही है और वो वेटरिनेरियन को कॉल कर रही है, लेकिन उसके बेटे का वजन बेहद ज्यादा है और उसे बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं हैं। और फिर भी उसने 2 साल से डॉक्टर को नहीं दिखाया था। ऐसा कैसे होता है जब बात आती है? और मैं ये सब इसलिए गिनाता हूं ताकि ये सवाल पूछ सकूं कि जब आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बुरा था, तो ये सारी बातें आपके तर्क में कैसे शामिल होती हैं जब आप एक जांचकर्ता के तौर पर जो आपने पाया है उसके बारे में किसी अभियोजक से बात कर रहे होते हैं? मेरे दिमाग में जो बात आती है वो है चाहत और जानबूझकर किया गया। उन माता पिता का व्यवहार चाहत और जानबूझकर किया गया है। आप बच्चे को स्कूल में नहीं डालते, आप उसे स्कूल नहीं भेजते। उन्होंने कहा कि वो बोल नहीं सकता और ऑटिस्टिक है, लेकिन कभी उसका निदान नहीं करवाया। दूसरा बच्चा भी अत्यधिक मोटापे का शिकार था और बिना कपड़ों के इधर उधर घूमता रहता था। ये इन माता पिता का जानबूझकर किया गया व्यवहार है। और आपको व्यवहार के जानबूझकर किए गए हिस्से के बारे में बात करनी होगी। यातना। यातना ये आरोपों में से एक था। अब यातना वो क्या हो सकती है? क्या वो इस बच्चे को जबरदस्ती खाना खिलाना हो सकता है? मुझे लगता है हाँ, हो सकता है। लेकिन आपको ये दिखाना होगा कि ये जानबूझकर और इरादतन किया गया है। एक और आरोप है। इलिनॉय में बच्चे की उपेक्षा के कारण मृत्यु का आरोप है, लेकिन ये हत्या नहीं है। अगर आप हत्या के आरोप में आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखें कि मेडिकल एग्जामिनर कह रहे हैं कि ये सबसे खराब बेड सोर्स हैं जो उन्होंने देखे हैं। आप जानते हैं और उन्होंने बहुत सारे देखे हैं, खासकर जब आप नर्सिंग होम्स में बुजुर्गों से डील करते हैं जिन्हें हिलाया नहीं जाता और ऐसी चीजें होती हैं। मुझे लगता है अभियोजक का मामला मजबूत है और कानून प्रवर्तन ने साबित करने के लिए अच्छा केस तैयार किया है कि ये महज लापरवाही या ध्यान न देने की बात नहीं थी। ये जानबूझकर बच्चे को डॉक्टर से दूर रखना था। जानबूझकर, आप जानते हैं, बच्चे को जरूरी चीजें न देना था। ऐसा माहौल या वातावरण न देना था जिसमें वो बच्चा फल फूल सके या बेहतर हो सके। मुझे लगता है आरोप उचित है। आपको लापरवाह और जानबूझकर किया व्यवहार साबित करना है। मेरे लिए यह भी खास था कि कहानी थोड़ी बदली हुई लगी और पुलिस ने रिपोर्ट में इसका जिक्र किया कि वह कुछ हद तक उन स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानती थीं जो कैस्पर को इन चकत्तों और घावों के मामले में थीं। मुझे लगता है शुरू में उसने कहा था कि वे कुछ ही दिनों से थे, लेकिन जब मेडिकल एग्जामिनर ने देखा तो ये चीजें 24 घंटे में नहीं दिखतीं। इस महीने पूछताछ के दौरान उसने बताया कि ये करीब 1 महीने से था। मुझे पता है कि ये सब कई महीने पहले हुआ, पर कहानी आगे बढ़ने पर उसमें थोड़ा बदलाव आता है। उसने आरोप लगाया कि एक डॉक्टर ने उसके साथ यौन शोषण किया था, जिससे उसे डॉक्टरों पर भरोसा नहीं रहा। मैं नहीं कह सकता वो सच था या नहीं,
पर उसने कहा कि वो पिछले महीने डॉक्टर से मिला था। और फिर इसके ऊपर से, और ये तो गुस्सा दिलाने वाली बात थी, उसने कहा कि वो सच में डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि आपको वेटिंग रूम में बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है और फिर डॉक्टर से सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलते हैं। वो कहते हैं कि आपका बेटा ठीक है और फिर आप घर चले जाते हैं। जैसे उसकी कहानी बार बार बदलती है। अगर ये सच है तो ये उसके लिए भी अच्छा नहीं है। सिर्फ एक ही कहानी है जो कभी नहीं बदलती, और वो है सच। सच हमेशा सच ही रहता है। जब आप कहानी में बदलाव देखना शुरू करते हैं तो आप बुरे व्यवहार का जस्टिफिकेशन देख रहे होते हैं। वो कहती है बच्चा गंदा है क्योंकि उसे पानी पसंद नहीं था, तो मैंने बेबी वाइप से साफ कर दिया। ये क्या बात हुई? मुझे डॉक्टरों पे भरोसा नहीं है, तो वो 255 पाउंड क्यों है? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें डॉक्टरों पर भरोसा है या नहीं, लेकिन वो बच्चा 255 किलो क्यों है और ये हमसे कैसे छूट गया? वो किस मोहल्ले में रहते हैं जहाँ किसी को कुछ नजर नहीं आता? कोई नहीं सोचता कि ये बच्चे कहाँ हैं, क्या इनके दादा दादी या नाना नानी हैं? जानते हो, वो बच्चा 2 साल पहले डॉक्टर के पास गया था। हो सकता है डॉक्टर के पास भी रिपोर्टर ना हो। फिर भी 2 साल पहले वो बच्चा 150 पाउंड हल्का था। हाँ, बात वही है, जैसे वजन। जो लोग एपिसोड देख रहे हैं सोच रहे होंगे कि हमें शायद समझ आ गया, क्योंकि मैं यही कह रहा हूं कि इसे समझना मुश्किल है। मेरा मतलब 255 पाउंड एनएफएल लाइनबैकर का वजन है। ये बच्चा 7 साल का था और उसकी लंबाई 4 फीट 2 इंच थी। और बस आप ही हैं। आप 2022 की कुछ तस्वीरें देखते हैं, मुझे लगता है 2023 की भी फेसबुक पर हैं, और वो एक बड़ा बच्चा दिखता है, लेकिन वो उस वजन जितना नहीं दिखता जो इस मामले में बताया गया है। पुलिस रिपोर्ट में बहाने सुनकर लगता है शायद मुझे थोड़ा और करना चाहिए था। काश मुझे पता होता क्या हो रहा है, लेकिन आप कर भी नहीं सकते। और मुझे यकीन है कि अगर ये मामला ट्रायल तक जाता है तो जूरी को उसके शरीर की तस्वीर दिखाई जाएगी। मुझे लगता है ये किसी भी तस्वीर से ज्यादा चौंकाने वाला होगा, ताकि दिखे कि इतनी कम उम्र में कोई इतना वजनदार कैसे हो सकता है। 32 साल पुलिस विभाग में ज्यादातर समय हत्या के मामलों पर काम किया है। मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। मैंने लापरवाही, दुर्व्यवहार और बच्चों की हत्या के मामले देखे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। जब इन जमाखोरी के मामलों की बात आती है, क्योंकि ये भी साफ था कि इस घर में बदबू बहुत भयानक थी। एक अधिकारी ने लिखा कि घर में इतनी गंदगी थी कि वो नहीं बता सका फर्श लकड़ी का है या कारपेट का। जैसे जब आप ऐसे किसी जमाखोरी के मामले में पहुंचे हैं, तो मुझे पता है कि वहां की बदबू बहुत भयानक होती है और आप बस उसे झेल रहे होते हैं। लेकिन इतनी अव्यवस्था में आप किन चीजों को सबूत के तौर पर इकट्ठा करने के लिए ढूंढते हैं? ऐसे माहौल में सबूत इकट्ठा करना कैसा होता है? मेरा मतलब है आपको कीड़ों का प्रकोप और चूहों का उपद्रव जैसी चीजों के बारे में सोचना चाहिए, और ये सब यहाँ होता है। मैं भरोसा दिलाता हूँ, इस घर में ये सब है। साथ ही आप हिल भी नहीं सकते, इधर उधर घूमने में असमर्थता होती है, आग लगने का भी खतरा रहता है। ये सारी चीजें हैं जिन्हें आप दस्तावेज करते हैं, आप ये सब बातें लिखते हैं ताकि अपना केस बना सकें, और आप इसकी तस्वीरें खींचते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ये सब उस रुचिकर माहौल की तरफ ले जाती है, और वो ये है, मेरा मतलब है, मेरे पास कुछ ऐसे मामले रहे हैं जहां हमें पीड़ित तक पहुंचने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि हमें कचरे के ढेर से होकर गुजरना पड़ा। यार, और ये बस, हाँ, और ये ऐसा लगता है कि बस आप सोचते रह जाते हैं कि लोग आखिर कैसे रहते होंगे। जाहिर है कि घर में 4 कुत्ते भी थे और फिर माँ थी, पिता थे और एक चाचा थे जिन पर कोई आरोप नहीं था। आरोप, लेकिन आपको सोचना होगा कि उन्हें इसकी कितनी जानकारी थी। फिर भी अब तक उन पर आरोप नहीं लगे। और फिर कैस्पर की एक 5 साल की बेटी थी, या माफ कीजिए एक बहन थी, और उसकी हालत को लेकर भी लापरवाही का आरोप था, क्योंकि पुलिस का कहना है कि उसकी स्थिति भी स्वस्थ नहीं थी। आगे बढ़ते हुए, जैसे कि इस मुकाम तक पहुंचने में जो समय लगा उस पर नजर डालें, तो कैस्पर ओब्रायन की मौत 4 नवंबर 2025 को हुई थी। उसके माता-पिता गिरफ्तार हुए शायद 23 जून को। आप क्या सोचते हैं उस समय के बारे में, जो उस सुबह से लेकर जब वे इस घर में आए अब तक लगा, जब दोनों माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है? मेरा मतलब है, मुझे हैरानी नहीं होती कि इसमें इतना समय लगा। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। फिर से कहूं, हम उपेक्षा का आरोप साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो तो अपने आप ही साबित हो जाता है। हम हत्या का आरोप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको हर चीज की जरूरत पड़ेगी, और आपको पता है कि वे कहीं जा नहीं रहे हैं, आपको पता है कि वे कहाँ हैं। आपने 5 साल के बच्चे को हटा दिया है, अब उसके पास फिर से स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जीने का मौका है।
लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी सारी तैयारियां पूरी हों ताकि आप उस हत्या के मामले में चार्ज लगा सकें। तो मुझे हैरानी नहीं है कि इसमें इतना समय लगा। और फिर जब बात आती है एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने बेहिसाब सामान जमा करने के मामले, उपेक्षा के मामले जांचे हैं, क्योंकि ये उस बड़े सवाल पर जाता है जिसका मुझे नहीं लगता कि हम प्रभावी रूप से जवाब दे सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा कैसे होता है? एक घर इस हालत तक कैसे पहुंच जाता है? अपने करियर में आपने उपेक्षा के ऐसे मामलों में क्या देखा है? ये ऐसी हालत में कैसे पहुंचता है, चाहे मामला कितना भी अनोखा या भयानक हो? एक घर फ्लिंट टाउनशिप मिशिगन में ऐसी हालत में कैसे पहुंचता है? ये 7 साल पहले शुरू नहीं हुआ था। ये 5 साल पहले जब उनके ये बच्चे हुए थे तब शुरू नहीं हुआ था। ये बहुत पहले से हो रहा है, क्योंकि इतनी कबाड़ और कचरा जमा होने में समय लगता है। ये पहले से चल रहा था, इसलिए बच्चे उसी माहौल में पैदा हुए। और ये सिर्फ और खराब होता जाता है, ये बेहतर नहीं होता। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है जो 7 साल में हुआ हो, इसमें उससे भी ज्यादा समय लगा है। क्योंकि आप इस बात को कैसे देखते हैं कि वो सच में, मैं ये नहीं कहूंगा कि वह स्वस्थ था, मेरा मतलब है मुझे उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं पता कैस्पर के, लेकिन 2022-2023 में वो एक बड़ा बच्चा दिखता है। और फिर 2 साल का एक ऐसा दौर आता है जहां अचानक उसने वजन बढ़ा लिया, जो कि आपके सोचने के हिसाब से इतनी कम उम्र के किसी इंसान के लिए संभव भी नहीं लगता। मुझे पता है उसने कहा था कि उसकी डाइट में सिर्फ कार्बोनेटेड सोडा और आलू चिप्स थे। ये मुमकिन नहीं। शरीर में जितनी कैलोरी डालनी होती है। और फिर आप ऐसे वजन पर आते हैं जहां उसे बनाए रखने के लिए एक्स कैलोरीज चाहिए होती है। मुझे नहीं पता उस घर में क्या हो रहा था, लेकिन हे भगवान। आपने अच्छा मुद्दा उठाया है। पुलिस रिपोर्ट में उन्होंने एक बड़ा बैग आलू के चिप्स और एक बड़ी फ्राई का आरोप लगाया है, और फिर ये जैसे बर्फ वाला पानी, लेकिन असल में ये मीठा कार्बोनेटेड सोडा ही है। लगभग ऐसा लगता है कि ये सब मिलाकर भी उस खास वजन तक नहीं पहुंचता। वहां और भी कुछ होना चाहिए। आपको लगातार मीठा कार्बोनेटेड सोडा पीना पड़ेगा, लगभग जैसे आईवी लगाई हो, ताकि आप अपने शरीर में इतने कैलोरीज डाल सके और इतना वजन बढ़ा सके। ये जरूर जबरदस्ती किया गया होगा, जैसे जबरदस्ती खिलाना। मैं और कुछ नहीं सोच सकता। हाँ, मेरा मतलब है अभी तक आरोप नहीं लगे, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं जैसे एक 6 फीट लंबा वयस्क इतने लंबे समय तक उस संख्या तक पहुंचने के लिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो बस ये सारी सीमाओं को तोड़ देता है। मुझे तो ऐसा ही लगा, हालांकि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं। ये कैसे संभव है? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इस लड़के को उससे कहीं बेहतर जिंदगी मिलनी चाहिए थी, जितनी उसे हमारे साथ अपने छोटे से समय में मिली। बस 7 साल का था वो। देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे लगता है कि माता-पिता के वकील कल कोर्ट में पेश होंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि जेसिका और डेमियन ओब्रायन पर सेकेंड डिग्री मर्डर सहित कई आरोप हैं। रिटायर्ड डिटेक्टिव कमांडर विल स्विलर पहले शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट में थे। आपको लॉ एंड क्राइम पर देखकर अच्छा लगता है। अब आपका खुद का पॉडकास्ट है, जिसे लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं। लोग इसके बारे में क्या जानें? हम 4 लोग हैं, मैं खुद, जिनके पास शिकागो पुलिस में 32 साल का होमिसाइड का अनुभव है। 2 बेहतरीन होमिसाइड डिटेक्टिव्स, डैनी स्टोवर और टिम मर्फी, और मॉरीन ओकॉनल, जो 25 साल की एफबीआई वेटरन है, जो वाकई शानदार है। हमारा पॉडकास्ट है बिग सिटी क्राइम इनसाइड द रेड टेप। जब हम इनसाइड द रेड टेप कहते हैं तो मतलब है कि हम खुद क्राइम सीन के अंदर रहे हैं। वही है इनर पेरीमीटर। तो हम बस अपनी नजरिया देने की कोशिश कर रहे हैं जो दुनिया और देश भर में हो रहे अपराधों पर है। सिर्फ वही जो हमने अपने अनुभव से रेड टेप के अंदर से देखा है। ये बेहतरीन जानकारी है। आप शो में ये अच्छा करते हैं, पर हम में से कई ने रेड टेप के अंदर कभी नहीं रहे। मैं हमेशा बाहर रहा हूं, कई क्राइम सीन कवर किए हैं। यह सुनना दिलचस्प है कि आप सभी कानून प्रवर्तन में इन मामलों को कैसे जोड़ते हैं। जैसा कि इस कहानी में देखा जाता है, कई बार मुश्किल हालात आते हैं जिनसे निपटना पड़ता है ताकि किसी को सजा दिलाई जा सके, और ऐसे कई कठिन केस होते हैं। रिटायर्ड डिटेक्टिव कमांडर विल स्विलार, शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट से। लॉ एंड क्राइम पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये था ऑन द केस, जिसे लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत करता है। यूट्यूब, स्पॉटिफाई और पीकॉक पर हमें सब्सक्राइब करें। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। अगली बार मिलेंगे।